नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने देखा सांख्यिकी के श्रेणियों के प्रकार, जिसमें व्यक्तिगत समंकमाला, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट यानी खंडित समंकमाला और तीसरा कंटिन्यूअस या सतत समंकमाला, अविच्छिन्न समंकमाला। आज हम अविच्छिन्न समंकमाला को ही और देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर लेस देन की सीरीज दे रखी हो तो किस प्रकार उस सीरीज से वर्गांतर बनाए जाते हैं और दी गई आवृत्तियों को उन वर्गांतरों से संबंधित आवृत्तियों में बदला जाता है ताकि किसी भी सूत्र का अगर प्रयोग किया जाना हो तो उस सूत्र से संबंधित वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर पाए। आज हम फिर देख रहे हैं सतत श्रेणी में ही एक एग्जांपल मोर देन सीरीज का। मान लेते हैं कि अगर आपने कोई वेजेस दे रखा है, ये तथ्य वाली श्रेणी जिसको हम एक्स श्रेणी थ्योरेटिकली कहेंगे, और ये दे रखा है किस स्वरूप में? मोर देन के स्वरूप में। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ें, मोर देन 40, मोर देन 50। और इनसे संबंधित वेजेस जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? नंबर ऑफ वर्कर्स को। किसमें ये संख्या है और ये थ्योरेटिकली फ्रीक्वेंसी भी कहलाएंगी। मोर देन 10 रुपीज पाने वाले कर्मचारियों की संख्या माने लेते हैं 50। मोर देन 20 के लिए माने लेते हैं कि ये है 43। मोर देन 30 के लिए मान लेते हैं ये है 25। मोर देन 40 के लिए मान लेते हैं ये है 15। और मोर देन 50 के लिए मान लेते हैं ये है सपोज 4। इसका आशय समझना बहुत आवश्यक है कि मोर देन 10 की बात जब हमने कही है तो इसका मतलब 10 से अधिक, 10 से कम नहीं होने चाहिए। और लास्ट में देखें, मोर देन 50 की बात कही है तो 50 से अधिक लेकिन 50 से कम नहीं, इसमें शामिल है। 4 लोग ऐसे हैं जिनको 50 रुपए या 50 रुपए से अधिक प्राप्त हो रहा है। तो 50 से अधिक कितना प्राप्त हो रहा है? तो पिछले वर्गांतर में जो अंतर है उसी को हम मान के इसको एंड करेंगे। इसका ओपन एंड है जिसको हम बंद करेंगे कि 60। तो इस सवाल की जो ऊपरी सीमा है वो है 60 रुपया। ये मान रहे हैं कि 60 से अधिक किसी को वेजेस नहीं दिया जाता है। और सवाल की लोअर लिमिट है वो है 10, 10 से कम किसी को नहीं दिया जाता है। तो इसको हम ध्यान से देखें तो ये इस पर मोर देन 10 का मतलब ये भी हो सकता है इस सवाल में 10 to 60। मोर देन 20 का मतलब क्या है? 20 to 60। मोर देन 30 का मतलब क्या है? 30 to 60। मोर देन 40 का मतलब क्या है? 40 to 60। लास्ट इज 50 to 60। यानी कि ये कहें कि मोर देन 10, 20, 30, 40 एंड 50, या ये कहें 10 से 60, 20 से 60, 30 से 60, 40 से 60, 50 से 60, तो दोनों एक ही बात होगी। यानी कि इस वाली बात में ये वाली बात शामिल है, या यूं कह लें इस वाली बात में ये वाली बात शामिल है। और इनसे संबंधित ये आवृत्तियां दे रखी है। जबकि प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? समान अंतराल के ग्रुप्स। तो वापस से एक सीरीज अपने को बनानी पड़ेगी सवाल को हल करने के लिए, वेजेस, और इस बार समान अंतर लेंगे। लोअर लिमिट कहां है सवाल की? 10। अंतर कितना है अगले वैल्यू में? 10 का। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और सवाल को हल करने की दृष्टिकोण से इस ओपन एंड को हमने रोका है कहां पे? 60 पे। पिछले में जो अंतर है वही यहां पे लेते हुए इनसे अब हमें जो सवाल को हल करना है तो इन ग्रुप से, समान अंतराल के ग्रुप से संबंधित आवृत्तियां चाहिए। ये जो आवृत्तियां आपको प्रश्न में दे रखी हैं ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। पिछले वीडियो में भी हमने समझा था कि लेस देन, मोर देन, अंडर, ओवर, बिलो, अबव अगर दे रखे हो तो साथ में दी हुई आवृत्तियां एफ नहीं कहलाती। यद्यपि वो भी आवृत्तियां हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ आइटम्स हैं, लेकिन वो आवृत्तियां नहीं है। थ्योरेटिकली ये एक्स श्रेणी है, सैद्धांतिक रूप से ये एक्स श्रेणी है, इसका विश्लेषण किया जाना वेजेस वाली श्रेणी है। लेकिन सवाल को हल करने के दृष्टिकोण से ये भी एक्स नहीं है। मिड वैल्यू को हम एक्स कहते हैं। मिड वैल्यू को ज्ञात करने के लिए समान अंतराल के ग्रुप चाहिए। तो यहां पे वापस से हमें बनाना है नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पे लिखे, तो इस बार ये एफ है,
इसको हम f कह लेंगे। तो 10 से अधिक कितना, इसको अगर मैं एक एग्जांपल के दृष्टिकोण से देखूं तो 10 से 60 तक के कुल वर्कर्स हैं अगर 50, हमें चाहिए 10 से 20 तक के वर्कर, ये कितने होंगे? तो इस 50 में से 20 से 60 वाले वर्कर को कम कर दें, और 20 से 60 के वर्कर कितने हैं? 43। तो 50 में से अगर 43 को कम कर दें तो ये संख्या बनती है 7, यानी 10 से 20 पाने वाले 7 वर्कर हैं। इसी प्रकार से 20 से 30 के लिए 43 में से 25 को माइनस कर दें तो ये हो गया 18। इसी प्रकार से 30 से 40 के लिए अगर हमें चाहिए तो इसमें से कम करें, ये हो गया 10। फिर इसी प्रकार से 40 से लेके 50 तक चाहिए तो 15 में से 4 को माइनस कीजिए 11, और लास्ट 50 से 60 यहां पर है, और मोर देन 50 का मतलब भी 50 से 60 ही होता है, तो ये आवृत्ति समान में रहेगी 4। एक बार इसको योग कर ले क्योंकि यही n है, इसको हम समेशन f भी कहते हैं। ध्यान रहे समान अंतराल के ग्रुप के साथ में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई हो उनके योग को n या समेशन f कहते हैं। तो इनको जोड़ लें, ये कितना आया? 50। ध्यान रखें कि अगर ये मोर देन की सीरीज है तो यहां पे जो आवृत्ति है ये किसके बराबर होगी? फर्स्ट वैल्यू के बराबर। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, बढ़ते हुए क्रम में ये सीरीज है, तो पहली आवृत्ति यहां पर मोर देन के लिए सबसे अधिक वाली आवृत्ति होती है और यही इसका योग होती है। तो इस प्रकार से समान अंतराल के ग्रुप और उससे संबंधित फ्रीक्वेंसी हमने ज्ञात कर ली। अगर सवाल को हल करना है तो अभी भी हमें x ज्ञात करना बाकी है। x को ज्ञात करें तो उसको क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। फार्मूलेज में वैल्यू पुट करने के लिए x किसको कहते हैं? मध्य मूल्यों को, मिड वैल्यूज को। तो ये आपके समान अंतराल के ग्रुप बन चुके हैं। इनसे संबंधित आवृत्ति आपने इस प्रकार से ये ज्ञात कर ली है। मिड वैल्यू के लिए इन समान अंतराल के ग्रुप की ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। 10 और 20 को जोड़िए तो 30, 30 का आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 15। इन दोनों का मध्य मूल्य 15। इसी प्रकार से 20 और 30 का मध्य मूल्य 25, 30 और 40 का 35, 40 और 50 का 45 और 50 और 60 का 55। अब हमारे पास में x भी है और इनसे संबंधित f भी है। ध्यान रहे समान अंतराल की जो वर्ग होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वही मध्य मूल्य की भी फ्रीक्वेंसी है। तो 25 मध्य मूल्य की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। ऐसे ही 35 की 10 और इसी प्रकार से अन्य। तो इस प्रकार से एक मोर देन का सवाल अगर आपको दे रखा हो तो आपको मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले समान अंतराल के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उनसे संबंधित आवृत्तियां ज्ञात करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि संचयी आवृत्तियां जब आपको श्रेणियां दे रखी हो तो साथ में दी गई बात को फ्रीक्वेंसी नहीं कहते। इस प्रकार से बदलाव जरूरी है। हाँ, इसके बाद में अब आप कोई भी सूत्र का प्रयोग इस सवाल पे कर सकते हैं। तो आपने ध्यान से देखा है किस प्रकार से लेस देन और मोर देन की सीरीज अगर मेनली ये दोनों होती है अपने पास में कम्युनिटिव सीरीज के रूप में प्रश्न में, तो कैसे फ्रीक्वेंसी को पहले बदल लेना चाहिए। तो मैं एक लाइन वापस से दोहराता हूं कि कोई भी प्रश्न हमें सांख्यिकी में हल करना है तो सबसे पहले दिए गए सवाल में हमें सीरीज को समझना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या प्रश्न में दी गई मध्य मूल्य ज्ञात सीधे किए जा सकते हैं और उनसे संबंधित आवृत्तियां ज्ञात हो जाती हैं, या हमें इस प्रकार से बदलाव जो आज हमने देखा करना पड़ेगा। तो ये आवश्यक बदलाव कर लें, उसके बाद ही सूत्र का प्रयोग करें। प्रश्न में जो बात पूछी गई है उसको कैलकुलेट करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।